Hello students. So in the last video we had discussed about the biological factors responsible for obsessive compulsive disorder. In this video we'll discuss other factors, that is psychological factors of obsessive compulsive disorder. जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के होने में, उसी तरीके से देयर इज़ द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द अक्रेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये देखा गया है कि थ्रू आर कंडीशनड लर्निंग अ पर्सन learns these obsessive compulsive reactions sometimes. So then there are many other factors which are found to be responsible for the occurrence of obsessive compulsive disorder, and first such factor is direct expression of undesirable motive. So direct expression of undesirable motive यानी कि अवांछित उद्देश्य की का प्रत्यक्ष जब एक्सप्रेशन होता है या उसको व्यक्त किया जाता है, then that also becomes a cause for obsessive compulsive disorder. So अवांछित उद्देश्य या लक्ष्य का प्रत्यक्ष जब उसको व्यक्त होना, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करना उसको, that is one of the factors. अब क्या होता है कि the impulses, motives or desires which are not acceptable by ego, as पीछे हमने जब बात की थी सेकेंड यूनिट आपका जो था मॉडल्स का, तो उसमें साइकोएनालिटिक मॉडल में ईगो सुपर ईगो की बात की थी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी। तो वहाँ पर हमने बात की थी कि जो चीज़ें कॉन्शियस माइंड में रहकर परेशान करती हैं या हमें किसी ना किसी तरीके की तकलीफ़ देती है, एंग्जाइटी उत्पन्न करती है, तो वो कहाँ पुश हो जाती है? अनकॉन्शियस माइंड में। तो कुछ वही ऐसी चीज़ें जो अनकॉन्शियस माइंड में पुश हुई हुई हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति के इम्पल्सेस या कुछ करने की तीव्र इच्छा, कुछ गलत करने की तीव्र इच्छा, उस तरह के कोई गलत उद्देश्य, गलत डिज़ायर्स या इच्छाएं जो एक्सेप्टेबल नहीं है ईगो को, क्योंकि ईगो जो है मेनली वो कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। तो मतलब जो कॉन्शियस लेवल पे जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो सारी चीज़ें जो है रिप्रेस्ड हो जाती हैं अनकॉन्शियस माइंड में। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये जो रिप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं किसी भी तरीके की, जो अवांछित हैं, उनका जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है वो कभी कभी ओसीडी के रूप में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में सामने आता है। अब ये जो सब चीज़ें अनकॉन्शियस में पड़ी हैं, तो ये कभी कभी कॉन्शियस माइंड में आने का प्रयास करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी चेतना को, और व्यक्ति को इसका पता भी नहीं होता, विदाउट द अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल, दो इट इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ओन डिज़ायर। तो व्यक्ति को ये खुद को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये जो हैं वो अनकॉन्शियस की जो डिज़ायर्स हैं, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स जो हैं, वो बाहर निकल कर इन्फ्लुएंस करती है उसके कॉन्शियस बिहेवियर को, क्योंकि वो अपने आप को पूरा करना चाहती हैं वो डिज़ायर्स, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो रिएक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल है कि पायरोमेनिया एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एग्जांपल है, जिसमें कंपल्शन टू सेट फायर, कि व्यक्ति के अंदर होता है कि वो आग लगा दे चीज़ों को, तो दैट इज़ पायरोमेनिया। तो अब ये देखा गया कि इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो एक तरह के रिवेंज रिएक्शन होते हैं, बदला लेने के रिएक्शन होते हैं, जो कि व्यक्ति की बेसिक फ्रस्ट्रेशंस, जो उसकी अंदर की जो कुंठाएं होती हैं, तनाव होते हैं, उनकी वजह से जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है वो या संघर्ष, मानसिक संघर्ष होते हैं, वो उनके वजह से एक तरह की बदला लेने की जो उसकी इच्छा होती है, वो इन तरह ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर जैसे ये पायरोमेनिया है इसको पैदा करती है। उसी तरीके से कई लोग जो हैं वो स्टीलिंग करते हैं,
क्लेप्टोमेनिया जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो क्लेप्टोमेनिया जो है वो चीज़ों को चुराने का एक कंपल्सिव बिहेवियर है। बहुत बार आपने सुना होगा कि फ़लाने सेलिब्रिटी ने ये उठा लिया, ये चुरा लिया, या कई बार आप अपने आसपास भी लोगों को देखते होंगे कि वो उनमें बहुत ये चोरी करने की, दूसरों का सामान उठाने की, चोरी करने की आदत होती है। या कई लोग जो है शॉप्स से, लोगों की दुकानों से सामान उठा लेते हैं। तो उस तरह की चीज़ें वो भी अगेन ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर है, और उसके पीछे भी इस तरीके की चीज़ें हैं। रिवेंज है, या बदला लेने की इच्छा है, या फ्रस्ट्रेशन, कुंठाएँ हैं, मानसिक संघर्ष है। तो ये देखा गया है कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो रिएक्शंस हैं या उससे रिलेटेड जो बिहेवियर हैं, वो कभी कभी प्रत्यक्ष व्यक्तिकरण होते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करते हैं किन चीज़ों को, अनडिज़ायरेबल मोटिव्स को ना, जो ऐसे मोटिव्स होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, अवांछनीय होते हैं। उसका व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता होता कि ये इस वजह से हो रहा है, लेकिन ये देखा गया है कि जो रिप्रेस्ड और अनडिज़ायरेबल मोटिव्स होते हैं अनकॉन्शियस माइंड के, वो ये सब कुछ करवाते हैं। देन सेकेंड फैक्टर इज गिल्ट एंड सेल्फ कंडेमनेशन, आत्मग्लानि एवं आत्मनिंदा। ठीक है, तो ये भी इसके लिए जो है वो एक फैक्टर पाया गया है कि जब व्यक्ति को अपने किसी प्रेजेंट या पास्ट में किए हुए काम के वजह से आत्मग्लानि होती है, एक तरह का पश्चाताप होता है, या उसको सुपर ईगो बताती है कि नहीं, तुमने ये जो किया या जो तुम ये सोच रहे हो वो गलत है, या जो तुमने पास्ट में या प्रेजेंट में जो कर रहे हो वो गलत है। तो उसकी वजह से जो हमारे अंदर एक अपराध बोध होता है ना, तो वो जो है वो भी एक कारण होता है ओसीडी के उत्पन्न होने का। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को आत्मग्लानि की वजह से क्या करता है कि उसको लगता है मैं अपने आप को उससे बाहर निकलूं और अपने आप को उससे साफ कर दूं, उस आत्मग्लानि से। और उस की वजह से कई तरह की ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिचुअल्स या बिहेवियर जो देखने में आते हैं, जैसे कंपल्सिव हैंड वॉशिंग रिचुअल, कि बार बार हाथ का धोना। ये देखने कई बार होता है कि कुछ लोगों को ये कंपल्सिव बिहेवियर जो है वो देखने में आता है कि बार बार वो हाथ धो रहे हैं। अभी वो हाथ धोकर आए हैं, फिर से साबुन से हाथ धोएंगे, फिर से साबुन से हाथ धोएंगे। दिन में वो कितनी ही बार ज़रा सा भी किसी चीज़ को हाथ लगा दिया तो वो साबुन से हाथ धोएंगे। और इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हाथों में ज़ख्म हो जाते हैं, पर फिर भी दे आर कंपेल्ड टू डू दैट बिहेवियर। ठीक है, हाथ धोना या क्लेanलीनेस जो है बहुत अच्छी एक आदत होती है, और ख़ासकर आजकल कोविड के टाइम में तो ये इसकी जो महत्व है वो कितना ज़्यादा है आप सभी जानते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। जब नॉर्मल समय में, जबकि कोविड नहीं था, या उस समय की हम ये बात कर रहे हैं कि ये देखने में आता है कि जो व्यक्ति इससे पीड़ित होते हैं, इस रोग से, ओसीडी से, तो वो इतना ज़्यादा क्लीनिंग और वो करते हैं, चाहे वो हाथ धोने की प्रक्रिया हो, चाहे वो अपने घर को साफ़ करने की प्रक्रिया हो, चाहे वो अपने कपड़ों को साफ़ करने की प्रक्रिया हो, एक्सेसिव होता है कि उससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, बहुत ज़्यादा वो उससे परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसको वो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। उसके ऊपर, उस व्यवहार के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे कई एग्जाम्पल आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे देखने में आते हैं, मैं अगर बात करूं अपनी, तो हमारे आसपास भी कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल देखने में आते हैं कि एक महिला है, वो एक्सेसिवली उसको धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वो महसूस करती है, और उसके प्रति वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला बिहेवियर जो है वो बहुत प्रदर्शित करती है। उसमें वो क्या करती है कि खूब सारे उसने
हेल्प्स रखी हुई हैं, पैसा वैसा अच्छा है तो काफ़ी सारे उसने घर के काम के लिए हेल्पर्स रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे भी काम कराती है, फिर वो खुद भी काम करती है, फिर बच्चों से भी काम कराती है। कहीं धूल मिट्टी ना हो, सब जगह धुलाई कर दी, सब जगह पानी गिरा गिरा के धुलाई सफाई सारा दिन चलती रहती है। और इतना ज़्यादा वो थक जाती है अंत में कि वो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ें शारीरिक भी होने लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे निकल नहीं पा रही, उसके बावजूद भी वो इस बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि ओसीडी है और बिना ट्रीटमेंट के अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से इसमें देखने को मिलती हैं चीज़ें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। देन समटाइम्स ये देखा गया है कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये डिफेंस रिएक्शन भी होता है। डिफेंस मैकेनिज़म्स हमने पढ़े थे अगेन जब हमने वो साइकोएनालिटिक मॉडल की बात की थी, तो डिफेंस मैकेनिज़म्स वहाँ पर हमने पढ़े थे। तो उसी से रिलेटेड एक डिफेंस मैकेनिज़्म जो था वो आपने पढ़ा था या हमने डिस्कस किया था, दैट वाज रिएक्शन फॉर्मेशन मैकेनिज़्म। तो रिएक्शन फॉर्मेशन मैकेनिज़्म क्या था कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, क्योंकि वो गलत है आप जानते हैं, तो उसके ऑपोजिट व्यवहार बाहर से दिखाना, दैट वाज रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसको हमने बोला था प्रतिकरण, या आई थिंक प्रतिकरण ही हिंदी में इसको कहा जाता है। तो रिएक्शन फॉर्मेशन मैकेनिज्म में इस तरह से होता है। तो यू डू एग्जैक्टली द वे, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द वे यू आर थिंकिंग। ठीक है, तो ये देखा गया है कि एज अ डिफेंस रिएक्शन भी जो एक तरह का ये सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया भी होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है एक तरह की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया भी होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी सुरक्षा के तौर पे रिएक्शन फॉर्मेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो डायरेक्टली उस चीज़ से ऑपोजिट बिहेव करता है जो कि वो अदरवाइज सोच रहा होता है या करना चाहता है, क्योंकि वो जो उसकी थिंकिंग होती है या इम्पल्सेस, उसके जो अंदर के आवेग होते हैं वो डेंजरस होते हैं, वो सही नहीं होते, वो डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। और वो जो है, क्योंकि वो इस तरह के होते हैं, डेंजरस होते हैं वो इम्पल्सेस या थॉट्स या इच्छाएं उसकी, तो उसकी वजह से जो वो अंदर डिस्कम्फर्ट अपने आप में महसूस कर रहा है, उससे ऑपोजिट वो बाहर का व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे एक व्यक्ति है, वो अपने वाइफ या सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करता है, एंड लेकिन और उनकी सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करता है सबके सामने कि मुझे बड़ी चिंता है उनकी, मुझे हर चीज़ की उनकी बहुत चिंता है, मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है ना, उस तरह से। लेकिन असलियत में क्या है, उसके होस्टाइल इम्पल्सेस हैं उनके लिए, अंदर से वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और बाहर क्या कर रहा है, वो इस तरह से बार बार उनकी सुरक्षा के बारे में चेक कर रहा है, उनको बार बार फ़ोन कर रहा है, उनको बार बार देखने जा रहा है, उस तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर जो है वो कई बार क्या होता है, इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म और डिफेंस रिएक्शन। डिफेंस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हिज ओन, जो उसकी गलत इच्छाएं, गलत इम्पल्स, डेंजरस टेंडेंसीज हैं उनसे। ठीक है, देन थर्ड इज indecisiveness and feeling of inadequacy, अनिर्णायकता या निर्णय लेने की शक्ति का ना होना, एंड फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, अनुपयुक्तता। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो निर्णय लेने की उसमें क्षमता नहीं होती ज़्यादा, और वो अपने आप को साथ ही साथ वो अपने आप को उपयुक्त नहीं समझता, मतलब उसको ये लगता है कि मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। जब वो दूसरों को देखता है, अपने आप को कंपेयर भी करता है और अपने हीन भावनाएं उसके अंदर होती हैं, तो अपने आप को उपयुक्त नहीं पाता, इनएडिक्वेट पाता है, कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं वो वैसा नहीं है जैसे उसको होना चाहिए। तो इनडिसिसिवनेस साथ में इनएडिक्वेसी, ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं किसी व्यक्ति
उसमें अपने आप पे संदेह होने शुरू हो जाते हैं। कंपल्सिव डाउट्स की हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप के कंपल्सिव बिहेवियर होता है, डाउट्स की हमने बात की थी। तो ये अपने ऊपर वो डाउट करने लग जाता है और फिर उस तरह के व्यवहार जैसे बार बार घर वापस आना और चेक करना कि लॉक लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने आप को वो कम मांगता है, अपने आप को उपयुक्त नहीं समझता है। तो जब इंडिसिसिवनेस और इनएडिक्वेसी मिल जाती है आपस में, तो इस तरह के व्यवहार जो है देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो अपने ऊपर बार बार संदेह जो है वो करता है। और कभी कभी जो है ये अपने अनुपयुक्तता की जो उसके अंदर भावना है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए भी वो कई तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर जो है वो प्रदर्शित करता है। जैसे चुराना है, सामान चुराना है, जैसे क्लेप्टोमेनिया मैंने बात की थी कि अपनी उस कमी की भरपाई करने के लिए वो इस तरह की हरकतें, इस तरह के व्यवहार करना शुरू कर देता है, चीज़ों को चुराना शुरू कर देगा, किसी को मारना शुरू कर देगा। कई लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा सीरियल किलर्स एंड ऑल, है ना, जिनको उसमें वो बिना किसी विशेष मकसद से लोगों को मर्डर करते रहते हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये जो है इंडिसिसिवनेस एंड फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी भी जो है वो इसका एक कारण पाया गया है। देन पर्सनल सेटिस्फैक्शन या व्यक्तिगत संतुष्टता जो है, अब ये व्यवहार जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति को संतुष्टता प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत संतुष्टता प्रदान करते हैं। जब वो ऐसा करता है, जो भी उसको अंदर से करने की इच्छा होती है, तो उसको उसके बाद शांति मिलती है या उसके बाद वो संतुष्टि महसूस करता है। जबकि अगर वो ऐसे व्यवहार नहीं करेगा तो वो तनाव और चिंता में रहेगा। तो और साथ में सेंस ऑफ अचीवमेंट, उसको लगता है कि हाँ उसकी कुछ उपलब्धि है ना। तो जब भी वो इस तरह के ओसीडी वाले व्यवहार जो है वो बार बार करता है, तो उसको कहीं ना कहीं पर्सनल सेटिस्फैक्शन उससे प्राप्त होती है, जिसके कारण वो व्यक्ति जो है बार बार उन व्यवहारों को दोहराता रहता है और वो उसका एक बहुत परमानेंट व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन या पर्सनल अचीवमेंट, उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है, उसको अच्छा लगता है ऐसे व्यवहार करके ना करे, तो वो चिंता और तनाव में रहता है जब तक वो ऐसे व्यवहारों को रिपीट ना करे। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर obsessive compulsive disorders. Okay, rest in next video. Thank you.